हेलो एवरीवन, लर्नाक्युलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक की यूनिट 6 पोएट एंड पैनकेक चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। क्वेश्चन आंसर के ही साथ हम लोग चैप्टर को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला है इसका थिंक एज यू रीड, पेज नंबर 59 का क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फेरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। कहता है कि राइटर का जो सब मेकअप डिपार्टमेंट के अधीन था, राइटर ने एक वर्ड यूज किया है फेरी मिजरी। ठीक है, फेरी मिजरी को हम लोग थोड़ा सा उसको हिट के तौर पर या फिर अग्निमय जिसको बोलते हैं, या अत्यंत कष्टकारी, उस तर्ज पर लेंगे। तो उसको ऐसा क्यों कहा गया है आखिर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द मेकअप रूम हैड मेनी काइंड ऑफ इनकेडिसेंट लाइट्स। जो मेकअप डिपार्टमेंट में, मेकअप रूम में जो लाइट्स लगे हुए थे वो काफ़ी उष्णता थी उसमें। ठीक है, काफ़ी गर्मी देता था वो लाइट, काफ़ी भड़कीला भी था। इट हैड लुक अ हेयर कटिंग सलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डोजन लार्ज मिरर। कहता है कि लगभग आधा दर्जन यानी कि 6 बड़े बड़े दर्पण थे, और उन दर्पण के चारों तरफ जो है वो क्या लगा हुआ था, बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई थी। Those who were for makeup had to bear scorching heat miserably। कहता है कि जो भी वहाँ पे मेकअप के लिए जो भी एक्टर या एक्ट्रेस बैठते थे, उनको वो हीट का सामना, वो गर्मी का सामना करना पड़ता था उन लाइट्स का। इसलिए उसको काफ़ी फेरी मिजरी कहा गया है, मतलब अत्यंत कष्टकारी, अत्यंत दुखकारी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, What is the example of national integration that the author refers to। कहता है कि नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता का किस प्रकार का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जो लेखक ने दिया है उसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, द ऑथर डिस्क्राइब्स द मेकअप डिपार्टमेंट एज द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ऑथर कहते हैं कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो किस चीज़ का संकेत था, कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय एकता का संकेत था। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली, then a Maharashtrian, who was assisted by a Dharwar Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, and Anglo-Burmese and usual local Tamils। कहा जा रहा है कि जो मेकअप डिपार्टमेंट में जो भी लोग थे, किसके किसके द्वारा हेडेड, यानी कि उसको किसके किसके द्वारा जो है रूल किया गया था वहाँ पे, बंगाली के द्वारा, उसके बाद महाराष्ट्र के आए थे, फिर कन्नड़ के आए थे, आंध्रा के भी थे, ठीक है, मद्रास के भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, एंग्लो बर्मीज लोग भी थे, और जो है कहता है कि द यूजुअल, और जो तमिल लोग जो थे नॉर्मली वहाँ के, वो तो थे ही। तो ये सारे जो सभी जगह के, सभी इंडिया के अनेक क्षेत्रों से जो लोग थे, उस वजह से इसको यहाँ पे क्या कहा गया था, ये नेशनल इंटीग्रेशन इसलिए उसको कहा गया था, मतलब राष्ट्रीय एकता का एक तरह की पहचान दे रहा था। This is an example of national integration that the author refers to it. It means that people from various parts of the country work together there। कहा जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों, इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से क्या कर रहे थे, वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, इसलिए उसको क्या कहा गया, नेशनल इंटीग्रेशन कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, What work did the office boy do in the Gemini Studios। कहा जा रहा है कि जेमिनी स्टूडियो जो था वहाँ पे ऑफिस बॉय का क्या काम था। Why did he join studio, उसने जो स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया। और तीसरा क्वेश्चन है इसी में, Why was he disappointed, और वो काफ़ी निराश क्यों था। तो इन तीनों क्वेश्चन का चलिए आंसर देखते हैं एक साथ। कहा जा रहा है, द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। कहता है कि जो लोग क्राउड की भूमिका निभाते थे, यानी कि भीड़ भाड़ में जैसे नाचना गाना होता था ना पहले मूवी में, तो जो क्राउड की भूमिका निभाते थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो उत्तरदायित्व था वो किसके ऊपर था, ऑफिस बॉय के ऊपर था। Wherever there was crowd shooting in the Gemini studio, the office boy would mix his paint in a giant vessel and slap it on the crowd players। कहा जा रहा है कि जब भी क्राउड शूटिंग होने होती थी तो जेमिनी स्टूडियो के जो ऑफिस बॉय थे वो क्या करते थे, एक बड़ा सा वेसल्स, एक बड़ा सा घड़ा टाइप का ले करके उसमें सारा मेकअप लेते थे, वो मिक्स करते थे, और वही मेकअप एक तरह से स्लैप मतलब थोप देते थे। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। He joined the studio in the hope of becoming a star actor। फिर यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि उन्होंने जेमिनी स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया, वो तो स्टार एक्टर बनना चाहते थे, और टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक राइटर। वो या तो लिरिक राइटर बनना चाह रहे थे या फिर डायरेक्टर, ये सब सोच करके आए थे कि मैं यदि जाऊँगा जेमिनी स्टूडियो तो यही सब बनूंगा। ठीक है,
ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज टैलेंट वॉज गोइंग वेस्ट। वो काफ़ी निराश हो गए क्योंकि उनको लगता था कि जो भी मेरे अंदर टैलेंट है वो बेकार जा रहा है, बेकार हो जा रहा है ये टैलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट स्टूडियोज। कहा जा रहा है कि ऑथर को यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया कि जो ऑथर हैं यानी कि जो लेखक हैं वो कुछ भी स्टूडियो में नहीं करते, उनका कुछ काम ही नहीं है। इसका आंसर है द ऑथर अपीयर्ड टू बी डूइंग नथिंग एट स्टूडियोज बिकॉज ही वुड सिट एट हिज चेयर एंड टीयर अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट। कहा जा रहा है कि ऑथर को ऐसा माना जाता था कि उसका कुछ भी काम नहीं है, वो क्या करता है, बैठता है दिन भर और बैठ करके अपनी कुर्सी पर क्या करता है, न्यूज़पेपर को फाड़ता है। ठीक है, दिन डे इन एंड डे आउट, दिन और दिन बीतने के बाद भी। मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट दैट ही वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। सारे लोगों को यही लगता था कि इसका काम ही क्या है, ये तो कुछ भी नहीं करता है, जबकि उसका काम ही वही था क्या करना, पेपर टीयर अप करना यानी कि फाड़ना और उसको कलेक्ट करके फाइल्स में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है थिंक एज यू रीड, पेज नंबर 61 का। वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड। जो ऑफिस बॉय था वो काफ़ी निराश क्यों था, हताश क्यों हो गया था। हु डिड ही शो हिज एंगर, और वह कौन जो है उसका गुस्सा जो है वो किस पर दिखाता था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है द ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड। ऑफिस बॉय काफ़ी हताश निराश हो गया बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज टैलेंट वॉज गोइंग वेस्ट। क्योंकि उसको हर हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी जो भी टैलेंट है, जो भी उसमें गुण है, जो जितने भी उसने अभी तक सीखे थे वो सारा कुछ बेकार जा रहा है। ही शोड हिज एंगर टू कोथामंगलम सुब्बू हु वॉज द नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। और वो सारा गुस्सा वो किस पर निकालना चाहते थे, सुब्बू पे, कोथामंगलम सुब्बू पे, जिसे जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 समझा जाता था। ही ब्लेम्ड सुब्बू फॉर हिज नेग्लेक्ट एंड डिसग्रेस। वह अपने नेग्लेक्ट के लिए और अपने डिसग्रेस के लिए, यानी कि जो भी अपमानित सा उनको फील होता था या फिर लगता था कि नहीं सारे लोग मुझे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं देख करके, तो सारा जो ब्लेम है वो किस पर डालते थे, सुब्बू पे ही डालते थे। ठीक है, सुब्बू यहाँ पे नंबर 2 कहा गया है इस आंसर में इसलिए क्योंकि सुब्बू को नंबर 2 इसलिए कहते थे क्योंकि जो वहाँ के जो हेड थे, डायरेक्टर, वो सारी बातें किसकी सुनते थे, सुब्बू की ही सुनते थे, इसलिए सारे लोग उसको नंबर 2 करके बुलाने लगे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है इसी पेज नंबर का। हु वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल। कहता है सुब्बू के जो प्रिंसिपल यानी कि सुब्बू के जो हेड थे वो कौन था। ठीक है, इसका आंसर है मिस्टर वसन द बॉस वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल। यानी कि उस स्टूडियो का जो बॉस थे उनका नाम था SS वसन, वही मिस्टर वसन ही सुब्बू के प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मेनी साइडेड जीनियस। कहा जा रहा है कि सुब्बू को कई प्रकार से उसको जीनियस कहा गया, तेज तर्रार माना गया बहुत सारे तरीके से। लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। 4 उनकी क्षमताओं के बारे में लिखना है जो काफ़ी विशिष्ट क्षमताएं हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मेनी साइडेड जीनियस। सुब्बू को कई प्रकार से उससे जीनियस कहा गया। हिज 4 स्पेशल एबिलिटीज वर, उसके 4 जो है वो एबिलिटीज क्या क्या थे। फर्स्ट है ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। कहता है कि उनमें पहला एबिलिटी ये था जो हर इंसान में होना चाहिए कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, चीयरफुल, खुश रहते थे। इवन उनका मूवी यदि फ्लॉप भी कर जाए फिर भी वो क्या रहते थे, खुश रहते थे। सेकंड पॉइंट है ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी। और वो हमेशा जो है किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ हमेशा उनको काम रहता था। ठीक है, ही वॉज अ फाइन नॉवलिस्ट। वो उनको जो है एक अच्छा नॉवलिस्ट भी कहा गया। एंड फोर्थ है ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। और उनको टेलर मेड कहा गया। टेलर मेड एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो कि मूवी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो मॉड्यूलेट करके अच्छे तरीके से बना दे। ठीक है, वही है टेलर मेड फिल्म्स। तो ये 4 जो हैं उसके स्पेशल एबिलिटीज़ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है वाई वॉज द लीगल एडवाइजर रेफर टू एज द अपोजिट बाय अदर्स। कहता है कि जो लीगल एडवाइजर था जेमिनी स्टूडियो में उसको दूसरों से अपोजिट यानी कि दूसरों से विपरीत क्यों माना गया। इसका आंसर है The legal advisor was referred to as the opposite by others because he created legal problems for others instead of solving them. कहता है कि उनका काम था कि दूसरे के लिए वो कुछ ना कुछ जो है वो कठिनाई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो खड़ा कर देते थे, उसको सॉल्व नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए उनको दूसरे से अलग माना गया। फिर कहता है इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार, while every other member of the department were a kind of uniform khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, and the legal advisor wore pants and a tie
एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल। कहा जा रहा है कि दूसरे वे में एक तरह से कह सकते हैं कि वो दूसरे के विपरीत उल्टा कैसे था, जब डिपार्टमेंट जो था मेकअप, वो जो डिपार्टमेंट था या फिर जेमिनी स्टूडियो के सारे लोग क्या पहनते थे, यूनिफॉर्म में खादी धोती जब पहनना शुरू कर दिए थे, ठीक है, जो कि काफ़ी ओवर साइज, मतलब साइज में भी नहीं आता था उनका, काफ़ी लंबा चौड़ा सील देता था टेलर, ठीक है, क्लम्सली मतलब फुहड़ता से, ठीक है, वाइट खादी वो लोग शर्ट पहनते थे। तो यहाँ पे जो लीगल एडवाइजर था वो क्या पहना करता था, शर्ट पहनता था, पैंट पहनता था, कभी कभी कोट भी पहन लेता था। तो ये भी डिफरेंट है, दूसरे से वो अपोजिट ही थे। समटाइम्स ही वुड unwittingly bring out sad and end to a talent person life। और कभी कभी वो कितना भी चाहे क्षमतावान, क्या कितना भी गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, उसका जो टैलेंट था वो सारा ध्वस्त करके वो उसका जो एंडिंग होता है वो काफ़ी दुखदाई बना देते थे। एग्जाम्पल के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, ही ruined द करियर ऑफ अ टैलेंटेड पर्सन बाय स्विचिंग ऑन द रिकॉर्डर इक्विपमेंट। इस स्टोरी में जो है एक एक्ट्रेस के बारे में बताया गया है कि ऐसे ऐसे एक एक्ट्रेस जो है वो ब्रेक पर थी और ब्रेक में जो है वो क्या कर रही थी, कुछ बोल रही थी, बोलते वक्त क्या किया इन्होंने, लीगल एडवाइजर ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, ठीक है। तो सारा जो हीरोइन ने बोला था या फिर एक्ट्रेस ने जो बोला था वो सारा रिकॉर्ड हो गया। तो रिकॉर्ड होने के बाद उसे क्या हो गया, जब उसे सुना दिया गया तो काफ़ी गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद उन्होंने जेमिनी स्टूडियो तो छोड़ा ही, उस एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ भी बर्बाद कर ली, इवन यहाँ तक कि वो काफ़ी डिप्रेस्ड भी हो गई थी इस बात से। तो यही एक एग्जांपल दिया गया है कि टैलेंटेड पर्सन भी हो, उनका भी करियर या क्या करते थे, स्पॉयल करते थे। व्हेन सी हर्ड हर ऑन वॉइस सी फेल्ट दैट सी हैड कमिटेड क्राइम। वही कहा जा रहा है कि जब उस एक्ट्रेस ने अपना खुद का वॉइस रिकॉर्डिंग सुना, ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई क्राइम किया हो, इसलिए वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, What made the lawyer stand out from the others at Gemini Studio। कहता है कि जो लॉयर ही वो है, ठीक है, लीगल एडवाइजर, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपकी बुक में लॉयर और लीगल एडवाइजर दिया हुआ है। तो कहता है लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से किस प्रकार वो भिन्न था जेमिनी स्टूडियो में। मिलता जुलता क्वेश्चन है 4 और 5। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, हिज वेयरिंग पैंट्स एंड अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट मेड हिम स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियो। वही है कि उनका पैंट टाई पहनना, कभी कभी कोट पहन लेना, वो दूसरों से क्या बनाता था, जेमिनी स्टूडियो में अलग बनाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब आपका है थिंक एज यू रीड, पेज नंबर 64 का। इसका पहला क्वेश्चन है, डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल अफिलिएशन। कहता है कि जो भी जेमिनी स्टूडियो के जो भी लोग थे, क्या उनका किसी भी तरह का राजनीतिक संबंध था, ठीक है, निश्चित रूप से कोई था या नहीं, इसका आंसर देना है। चलिए देखते हैं। आंसर, नो द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल अफिलिएशन। कहा जा रहा है कि किसी भी लोग का निश्चित रूप से जो है वो राजनीतिक संबंध नहीं था, किसी से नहीं। दे वोर ओनली खादी, सिर्फ वो लोग शौक से खादी पहनते थे क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट होने के कगार पर था इंडिया लगभग, ठीक है। और किसको वर्शिप करते थे, गांधी जी को वो लोग वर्शिप करते थे, गांधी जी को अपना सब कुछ मानते थे, ठीक है, और वही खादी पहनते थे। और इसके अलावा किन्हीं भी लोगों का जेमिनी स्टूडियो में कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द मोरल रीअर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट स्टूडियोज। कहता है कि मोरल रीअर्मामेंट आर्मी का स्वागत स्टूडियो में क्यों किया गया। इसका आंसर है, द मोरल रीअर्मामेंट आर्मी वॉज वेलकम्ड एट स्टूडियोज बिकॉज द ग्रुप वॉज नोन एज एन इंटरनेशनल सर्कस। कहता है कि मोरल रीअर्मामेंट आर्मी, आपके बुक में MRA कह के दिया हुआ है, वो उनका स्वागत इसलिए किया गया क्योंकि उनका जो ग्रुप था वो अंतर्राष्ट्रीय सर्कस के नाम से जाना जाता था। दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज एंड देयर एक्विटेंस। कहते हैं कि वो लोग ज़्यादा अच्छा नहीं थे, वो कूदने फांदने में या फिर अपना करतब दिखाने में ज़्यादा अच्छा नहीं थे। विथ एनिमल्स वॉज ओनली at the dinner table but they presented 2 plays in the most professional manner। वो लोग क्या करते थे, 2 नाटक प्रस्तुत करते थे काफ़ी सलीके से, उनका वो था तरीका, ठीक है, काफ़ी जो है एक होता है ना करतब दिखाना सर्कस का, वैसा नहीं था उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द
प्लेज स्टेज बाय MRA। कहता है कि एक एग्जाम्पल दे करके बताइए कि जेमिनी स्टूडियो काफ़ी प्रभाव पड़ा किसका, जो MRA यानी कि मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी ने जो नाटक प्रस्तुत किया था जिस स्टेज पर, उनका काफ़ी प्रभाव था जेमिनी स्टूडियो में, किस प्रकार। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द स्टूडियोज वॉज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सनराइज एंड सनसेट सीन्स प्रेजेंटेड बाय MRA इन देयर प्ले जोथम वैली। कहता है कि जोथम वैली जो उन्होंने नाटक जो प्रस्तुत किया था, कि उन्होंने MRA ने, उनके नाटक में दो चीज़ दिखाया जाता था, सनराइज एंड सनसेट, मतलब सूर्य का उगना और सूर्य का डूबना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे उससे, जेमिनी स्टूडियो वाले, काफ़ी अच्छा लगा था उन लोगों को। दिस सीन्स वर प्लेड ऑन अ बेयर स्टेज हैविंग अ वाइट बैकग्राउंड एंड अ ट्यून प्लेड ऑन अ फ्लूट। कहा जा रहा है कि फ्लूट का यानी कि बांसुरी की धुन के साथ जो है ये एकदम वाइट बैकग्राउंड पर अच्छे से इसको प्रस्तुत किया जाता था, किसका, सनराइज और सनसेट का। ठीक है, दिस सीन्स वर फॉलोड एट द स्टूडियो। यही सीन जो है बहुत पसंद आया था जेमिनी स्टूडियो में और इसी को फॉलो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के बॉस कौन हैं, ठीक, कौन थे। इसका आंसर है मिस्टर वसन वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। ये आप जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी याद कर सकते हैं, सब्जेक्टिव जो अभी 1 मार्क्स करके पूछा जाने वाला है। ठीक है, शॉर्ट टाइप आंसर 1 वर्ड में, ये भी आप कर सकते हैं, 1 सेंटेंस में भी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब में काम आएगा। जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे वो कौन थे, वसन, SS वसन इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, What caused the lack of communication between the Englishman and the people at Gemini Studio। कहा जा रहा है कि आखिर क्या कारण था। लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने में किस प्रकार कमी आई थी, किसके किसके बीच, इंग्लिशमैन के बीच और जो लोग थे जेमिनी स्टूडियो में उनके बीच किस प्रकार कमी आई थी। इसका आंसर है पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज डिड नॉट नो व्हाट द इंग्लिशमैन वाज टॉकिंग अबाउट। कहता है कि पीपल जो हैं, जो जेमिनी स्टूडियो में जो भी लोग उपस्थित थे, इंग्लिशमैन किस टॉपिक पे और क्या बात कर रहा है ये किसी को पता नहीं चल पा रहा था। बिसाइड्स his peculiar ways of speaking English and accent made it absolutely impossible to understand him। कहता है कि उनका जो बोलने का जो तरीका था, ठीक है, विचित्र तरीके से वो बोलते थे, पहला। दूसरा उनका एंड एसेंट मेड इट एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, और उनका जो बोलने का वे था वो सब कुछ कहीं ना कहीं वो पॉसिबल नहीं था समझ पाना वहाँ के लोगों के द्वारा। क्यों, पहला ये कि जेमिनी स्टूडियो के जो भी लोग थे वो तमिल जानते थे और अलग अलग क्षेत्रों से थे, तो अपनी अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो जानते थे, उसके अलावा हिंदी जानते थे। इंग्लिश जो है उनके लिए काफ़ी कठिन हो रहा था समझना, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई इज द इंग्लिश मैन्स विजिट रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। कहता है कि जो इंग्लिशमैन आए थे जेमिनी स्टूडियो में, उनका जो विजिट था, वो जो घूमने आए थे, वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, एक रहस्य बन करके क्यों रह गया। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता है। इसका आंसर है द इंग्लिशमैन्स विजिट इज रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बिकॉज नो वन न्यू वट ही वॉज टॉकिंग अबाउट। कहता है कि उनको एक रहस्य बन करके रह गया जो इंग्लिशमैन आए थे वो, क्योंकि वो किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ये किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं या क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों ये आए हैं, इनका नाम क्या है, कुछ भी नहीं किसी को पता था। नो वन कुड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ एन इंग्लिश पोएट्स विजिट इन अ फिल्म स्टूडियो। और सबको पहले यही लग रहा था कि कोई इंग्लिश कवि हैं, कोई पोएट हैं, तो ये फिल्म स्टूडियो में इनका क्या काम है, ये क्यों घूमने आए हैं। ठीक है, सो द विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। इसलिए उनका आना जो है वो अवर्णनीय रहस्य एक बन करके रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पेज नंबर थिंक एज यू रीड, पेज नंबर 65 का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। कहता है जो इंग्लिश विजिटर आए थे स्टूडियो में वो कौन थे। इसका आंसर है Stephen Spender, an English poet, was the visitor to the studio. He was the editor of the Encounter। कहा जा रहा है कि स्टेफन स्पेंडर जो थे इंग्लिश पोएट, वो आए थे जेमिनी स्टूडियो में, जो कि इनका नाम किन्हीं को भी पता नहीं था, इवन ये भी नहीं पता था कि ये पोएट है भी या नहीं। ठीक है, और इन्होंने जो है ये किसके एडिटर थे, ये द एनकाउंटर के एडिटर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉज। कहता है कि जो ऑथर हैं यहाँ पे, जो लेखक हैं, उन्होंने कैसे खोज निकाला कि जो इंग्लिश विजिटर आए थे जेमिनी स्टूडियो में वो कौन था, क्या था आखिर वो कैसे खोज करके निकाले थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
इसका आंसर है द ऑथर वांटेड टू सेंड एन एंट्री इनटू a contest organized by a British periodical, The Encounter. He went to the British Council library to get an idea about the periodical. There he found copies of The Encounter. कहा जा रहा है कि जो ऑथर था वो क्या भेजना चाहते थे, वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश पीरियोडिकल है, यानी कि जो साप्ताहिक या फिर 15 दिन में जो पत्रिका निकलती है द एनकाउंटर, उनको जो है वो भेजना चाहते थे. ही वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी. वो कहाँ गए? ब्रिटिश काउंसिल के लाइब्रेरी गए. ठीक है, वहाँ पे आइडिया लिया कि पीरियोडिकल कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या किया जाता है. देयर ही फाउंड कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर. वहीं पे उनको कॉपी मिला, बहुत सारी कॉपियाँ मिली. किसकी? द एनकाउंटर मैगजीन की. ठीक है. ही रीड द नेम ऑफ द एडिटर. वहाँ पे उन्होंने एडिटर का नाम जब खोजा, ठीक है, वहाँ पे पढ़ा उन्होंने. एंड डिस्कवर्ड दैट ही वाज द इंग्लिश मैन हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो. तभी उनको ये पता चला कि ये जो द एनकाउंटर लिखने वाले जो इसके एडिटर हैं, यही जेमिनी स्टूडियो आए थे, यही वो इंग्लिश मैन है जो जेमिनी स्टूडियो आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है, वट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू. कहता है कि द गॉड दैट फेल्ड किस चीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया है, क्या चीज़ के लिए? इसका आंसर है द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू द स्पेशल लो प्राइज्ड स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन. कहता है द गॉड दैट फेल्ड जो है एक छात्रों के लिए निकाला गया स्टूडेंट एडिशन था, जो कि काफ़ी कम प्राइस में वो निकाला गया था. किसके एनिवर्सरी पर? तो रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, फ्रांस की जो रसिया की जो क्रांति हुई थी, रसिया की क्रांति का 50th एनिवर्सरी था, 50वां एनिवर्सरी था. उसी पे जो है स्टूडेंट्स के लिए वो निकाला गया था एडिशन, काफ़ी कम प्राइस में. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6 essays रिटन बाय 6 डिफरेंट राइटर्स. ये जो द गॉड दैट फेल्ड जो था, इसमें किसका कलेक्शन था? काफ़ी एसेज का था. किसमें कितने ऐसे थे, कितने निबंध थे? इसमें 6 निबंध थे, जो कि 6 अलग अलग राइटर के द्वारा, लेखक के द्वारा लिखे गए थे. दे डिस्क्राइब देयर जर्नी टू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न. कहता है कि वो लोगों ने इसमें जो है अपना कम्युनिज्म, अपने सामुदायिकतावाद के बारे में लिखा. ठीक है, इसी से उनका भ्रम जो है क्या हुआ, वो रिटर्न हो गया. नेक्स्ट है, अब अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर हैज यूज्ड जेंटल ह्यूमर टू पॉइंट आउट ह्यूमन फोबल्स. कहता है कि जो लेखक हैं यहाँ पे, इन्होंने जेंटल ह्यूमर, एक तरह से कह सकते हैं कि एक हास्य पॉइंट आउट किया है. किसके? मानव के ऊपर. ठीक है. पिक आउट इंस्टांसेस ऑफ दिस टू शो हाउ दिस सर्व्स टू मेक द पीस इंटरेस्टिंग. कहता है कि आपको खोज ढूंढ करके निकालना है कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके माध्यम से ये क्या करना चाहते हैं, ये हास्य व्यंग्य किए हुए हैं. ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं. आंसर है द ऑथर हैड यूज जेंटल ह्यूमर टू पॉइंट आउट ह्यूमन फॉबल्स. कहता है कि मानव के फॉबल्स को दिखाने के लिए यहाँ पे ऑथर ने क्या यूज किया है, वो व्यंग्य यूज किया, हास्य यूज किया है. देयर आर मेनी इंस्टांसेस ऑफ द जेंटल ह्यूमर टू मेक दिस पीस इंटरेस्टिंग. बहुत सारे ऐसे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिससे क्या बनता है, ये रुचिकर बनाता है. स्पेशली सामान्यतः यदि देखा जाए, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट विच कंज्यूम्ड द ट्रक लोड ऑफ पैनकेक्स, अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशन एंड लोशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कहा जा रहा सबसे अच्छा, सबसे मज़ेदार यहाँ पे ये सेंटेंस लगता है जहाँ पे लेखक ने यूज किया है किसके बारे में, कि जेमिनी स्टूडियो में ट्रक भर भर करके जो है वो पोशन एंड लोशन, मतलब जो मेकअप करने का जो सामान होता है वो आता था. दूसरा है, द ऑथर डिस्क्राइब्स द मेकअप डिपार्टमेंट इज अ सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. दूसरा यहाँ एक मज़ेदार चीज़ लगता है जब लेखक कहता है कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो को, वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन देखने को मिलता था. क्यों? क्योंकि कहीं कन्नड़ के लोग, कोई महाराष्ट्रियन, कोई ये कोई वो, इस तरह करके बहुत सारे जो है वहाँ पे लोग थे. ये भी मजाकिया लगता है, ये भी काफ़ी व्यंग्यात्मक लगता है. नेक्स्ट है, द ऑथर डिस्क्राइब्स दैट अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट. स्ट्रिक्ट हायरार्की जो है वहाँ पे जो है मेंटेन किया जाता था. किस प्रकार? तो द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर. कहता है कि जो मेकअप डिपार्टमेंट में जो मुख्य जो होते थे मेकअप करने वाले, वो एक्टर या एक्ट्रेस का करते थे.
वो भी किस प्रकार उसको अच्छा मेकअप नहीं, अगली बनाते थे, कुरूप बना देते थे। ही सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो और हीरोइन, उसके बाद का जो असिस्टेंट होता था वो क्या करता था, जो हीरो हीरोइन जो होता है या फिर उसका एक तरह से कह सकते हैं उसका भाई बहन का जो रोल कर रहा है, जो भूमिका निभा रहा है, उसका मेकअप करता था। द जूनियर असिस्टेंट एंड द मेन कॉमेडियन सो फोर्थ, कहता है कि उसके बाद का जो जूनियर असिस्टेंट था वो जो मूवी में जो कॉमेडियन होते थे उनकी जो है उनकी मेकअप करता था। इसी तरह जो है एक तरह से कह सकते हैं कि 1 बाय 1 करके हर एक का मेकअप का वो बटा हुआ था कि कौन किसका मेकअप करेगा, ठीक है। द प्लेयर हु प्लेड द क्राउड वर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, और जो भीड़ होते थे, यानी कि देखते होंगे जब मूवी होता है डांस करने वाले पीछे में काफ़ी भीड़ होते हैं, ठीक है, तो वो जो भीड़ होता था, क्राउड जो होता था, उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया था, ऑफिस बॉय को मेकअप करने का। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज इन हीज अर्ली 40s, कहता है कि ऑफिस बॉय कोई यहाँ पे लड़का नहीं है, जबकि 40 साल का एक इंसान है, ठीक है। उसका नाम, उसके पद का नाम ऑफिस बॉय रख दिया गया था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक राइटर, और जो ऑफिस बॉय था वो इस उम्मीद में आया था जेमिनी स्टूडियो कि हम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम राइटर या डायरेक्टर या लिरिक राइटर कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे, या फिर एक स्टार एक्टर भी बन सकते हैं। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड दैट द राइटर शुड बी इनलाइटेड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज गोइंग वेस्ट। यहाँ पे राइटर ने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार जो है कोई उम्मीद में जब कोई आता है तो उसका किस प्रकार सारा टैलेंट जो है वो वेस्ट हो जाता है। सुन द राइटर वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम ही गॉट राइड फॉर जीनियस और बोर। यहाँ पे राइटर कहता है कि चूंकि वो मुझे बोर ना बना दे ऑफिस बॉय, इसलिए वो हमेशा भगवान से कामना करते रहता था कि हे भगवान हमेशा क्राउड शूटिंग होते रहे ताकि ये इंसान जो है मुझे ना बोर करे, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज कोथामंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। कहा जा रहा है कि कोथामंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 के नाम से क्यों जाना जाता था। इसका आंसर है कोथामंगलम सुब्बू वॉज कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो बिकॉज ही वॉज अ टैलेंटेड पर्सन। कहा जा रहा है कि कोथामंगलम सुब्बू जो थे वो जेमिनी स्टूडियो में उनको नंबर 2 कहा जाता था क्योंकि वो काफ़ी टैलेंटेड पर्सन उनको माना जाता था, ठीक है। द बॉस यूज टू सीक हिज ओपिनियंस ऑन मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंस। जब भी कोई ज़रूरी काम होता था तो बॉस हमेशा मिस्टर एस वसन जो थे वो हमेशा क्या करते थे, किसकी जो है वो राय लेते थे, सुब्बू की ही राय लेते थे। सो ही वॉज कंसिडर्ड नंबर 2 इन द जेमिनी स्टूडियो, इसलिए उसे नंबर 2 माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकंग्रुइटी ऑफ एन इंग्लिश पोएट एड्रेसिंग द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो। कहा जा रहा है कि ऑथर यहाँ पे किस प्रकार वर्णन करते हैं किसकी, इनकंग्रुइटी ऑफ एन इंग्लिश पोएट, जो इंग्लिश पोएट की अयोग्यता को किस प्रकार जेमिनी स्टूडियो में किस प्रकार ये बर्बाद हो रहा है उस चीज़ को कैसे यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि लेखक के अनुसार, जेमिनी स्टूडियो मेड तमिल फिल्म्स फॉर सिंपल एंड ऑर्डिनरी पीपल हु हैड नथिंग टू डू विथ इंग्लिश पोइट्री। कहा जा रहा है कि जो जेमिनी स्टूडियो था वो सिंपल सा तमिल फिल्म बनाता था जहाँ पे इंग्लिश पोइट्री का कोई काम ही नहीं था। इट कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड दैट द इंग्लिश पोइट्स विजिट एंड हिज स्पीच कुड क्रिएट देयर इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोइट्री। वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं था कि कोई जो है इंग्लिश कवि वहाँ पे घूमने के लिए जाएं और अपना स्पीच दें, वो बेकार सा चीज़ था। सो द ऑथर कुड नॉट सी एनी लॉजिक इंग्लिश पोइट्स एड्रेसिंग द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो। कहा जा रहा है कि इसलिए शायद ऑथर को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई तुक ही नहीं बनता, कोई तर्क ही नहीं बनता है कि यहाँ पे इंग्लिश पोएट को बुलाया जाए जेमिनी स्टूडियो में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑथर्स लिटरेरी इंक्लिनेशन फ्रॉम द अकाउंट। कहा जा रहा है कि ऑथर का साहित्य की ओर झुकाव, ये इससे क्या समझते हैं, ये क्या बताता है। इसका आंसर है The author's work in Gemini Studio was considered to be the cutting out of newspaper clipping of the different subject। कहा जा रहा है कि ऑथर्स का जो काम था, यहाँ पे लेखक का जो काम था जेमिनी स्टूडियो में, वो ऐसा माना जाता है कि वो न्यूज़पेपर क्या करते थे, उसके क्लिपिंग को अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग विषयों का वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर काट करके वो फाइल्स में डालते थे उसको, ठीक है। हिज लिटरेरी टेस्ट वाज इमेंस।
इसलिए शायद कहीं ना कहीं वही न्यूज़पेपर के ही कारण उनका साहित्य की ओर झुकाव बढ़ा। ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इसी के साथ जो है अच्छा नॉलेज भी हो गया इंग्लिश लिटरेचर का उनको। ही हैड डिस्क्राइब्ड द नेम ऑफ फ्यू पोइट्स सच एज वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, कीट्स, सेली एंड बायरन। कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ कुछ पोइट्स के भी बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ के बारे में, लॉर्ड टेनिसन के बारे में, किट्स के बारे में, पीबी शैली के बारे में और जॉन बैरन के बारे में। ठीक है। He also described Stephen Spender, an English poet who addressed the audience at the Gemini Studio। उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है किसके बारे में, इंग्लिश पोइट जो स्टेफन स्पेंडर थे उनके बारे में भी, कि जो कि जेमिनी स्टूडियो आए थे किसके लिए, पीपल को एड्रेस करने के लिए। ठीक है। He sent his entry to short story contest organized by British periodical The Encounter। उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए एक तरह से शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानियों को किसके लिए भेजा, द एनकाउंटर के लिए भेजा था उन्होंने। ही ऑल्सो बॉट अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फील्ड। उन्होंने द गॉड दैट फील्ड जो छोटे छोटे निबंध जो इसमें लिखे हुए थे 6 राइटर्स के द्वारा, उनको भी उन्होंने खरीदा था। दिस ऑल सोज हिज लिटरेरी इंक्लिनेशन। इसी से पता चलता है कि उनका जो है साहित्य के प्रति काफ़ी झुकाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज विजिट। कहता है कि जो इंग्लिश विजिटर थे, जो इंग्लिश पोएट थे, वो स्टूडियो जो कौन थे जो आए थे, पहला, और दूसरा कहा जाए व्हाट वाज द पर्पस, और उनका आने का उद्देश्य क्या था। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है द इंग्लिश मैन हु विजिटेड द स्टूडियो वॉज स्टेफन स्पेंडर। जो इंग्लिश मैन आए थे ये स्टूडियो में घूमने के लिए, जो पोएट थे उनका नाम क्या था, स्टेफन स्पेंडर था। ही वॉज इंग्लिश पोएट एंड द एडिटर ऑफ ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर। कहा जा रहा है कि वो एक इंग्लिश पोएट थे, यहाँ तक कि द एनकाउंटर के क्या थे, एडिटर भी थे। ही विजिटेड द स्टूडियो टू डिलीवर अ स्पीच एट द इन्विटेशन ऑफ मिस्टर वसन हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। कहा जा रहा है कि जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे मिस्टर वसन, उनके इन्विटेशन पर वो आए थे, कहाँ पे, जेमिनी स्टूडियो आए थे भाषण देने के लिए। ठीक है। ही वॉज अनेबल टू इस्टेब्लिश अ रैपोर्ट विथ हिज डेस्ड ऑडियंस। लेकिन जो ऑडियंस के साथ वो अपना तालमेल नहीं बना सके। ठीक है। अपनी बातों को वो नहीं समझा सके। नो वन रियली अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ हिज विजिट। इसलिए शायद जो ऑडियंस थे उनको पता ही नहीं चला कि ये जेमिनी स्टूडियो आने के आखिर इनका उद्देश्य क्या है, ये क्यों आए हैं। इवन हिज आइडेंटिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय अशोक मित्रन ईयर्स लेटर। यहाँ तक कि उनको कोई पहचान तक नहीं पा रहे थे। ठीक है। बहुत सालों बाद जो है अशोक मित्रन को उनकी पहचान मिली, दैट टू बाय सीयर चांस। वो भी बाय चांस ऐसे ही मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, हु वाज सुबूज एनिमी वाई। सुबू के जो है दुश्मन कौन थे और क्यों। इसका आंसर है सुबूज एनिमी वाज द बॉय एट द मेकअप डिपार्टमेंट। कहा जा रहा है जो ऑफिस बॉय था वो सुबू का एनिमी, सुबू का दोस्त, ये दुश्मन था। ऑल हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन वर डायरेक्टेड अगेंस्ट हिम। उसके अंदर, ऑफिस बॉय के अंदर जितना भी निराशा, हताशा, गुस्सा जो भी था, वो सब कुछ जो है सुबू के लिए ही था। द बॉय वॉज कन्विंस्ड दैट सुबू वॉज द कॉज ऑफ हिज वूज एंड मिजरी। कहा जा रहा है बॉय को ऐसा लगता था, ऑफिस बॉय को, कि मेरे जितने भी दुख, कष्ट या फिर मेरे अपमान, सारी चीज़ों का कारण कौन है, सुबू ही है। दिस बॉय वॉज जेलस ऑफ सुबूज राइजिंग स्टार। जो सुबू को नंबर 2 माना जाता था, उससे क्या होता था, उनको काफ़ी जलन होती थी। हिज सक्सेस, उनके सफलता से भी जलन था। एंड हिज इंटीमेसी विथ बॉस, और बॉस से काफ़ी उनका तालमेल बनने से भी जो है उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, काफ़ी जलन होता था। किसको, ऑफिस बॉय को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, व्हाट वर द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ सुबू दैट द राइटर एडमायर्ड। कहता है कि सुबू में कौन से ऐसे पॉजिटिव जो है गुण थे जिनके कारण जो राइटर यहाँ पे जिनके बारे में काफ़ी प्रशंसा करते हैं लेखक। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द राइटर एडमायर्ड सुबू एज ही वॉज अ मल्टी फेस्टेड जीनियस। राइटर यहाँ पे कहते हैं कि सुबू जो था वो मल्टी फेस्टेड जीनियस था, मतलब अनेक क्षेत्रों में वो काफ़ी जो है तेज तर रहा था, जीनियस था। एंड गेव अ न्यू डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो। और हमेशा जो है जेमिनी स्टूडियो को एक अच्छा सा दिशा निर्देश वो देते रहता था, नया नया कुछ ना कुछ बताते रहता था। सुबू न्यू द टेक्निकलिटीज
एंड डिटेल ऑफ फिल्म मेकिंग। सुब्बू को जो है सारे तकनीकी ज्ञान था उसको, और इवन फिल्म मेकिंग यानी कि फिल्म कैसे बनाना है, कैसे उसको रिमॉड्यूलेट करना है, सब कुछ उसको पता था। एंड वॉज अ गुड एक्टर एंड राइटर, इवन वो एक अच्छा सा जो है वो एक्टर भी था और लिखने में भी वो काफ़ी सामर्थ्य था। ही वॉज सिविल, फ्रेंडली, कम्प्लीटली डिवोटेड टू हिज बॉस, यहाँ तक कि वह जो है एक अच्छा नागरिक था, काफ़ी दोस्ताना उनका जो है व्यवहार था, और अपने बॉस के प्रति जो है वो काफ़ी जो है डिवोटेड थे, एकदम जान जो है निछावर करते थे। उनका बॉस कौन था? मिस्टर वसंत के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड अशोक मित्रन प्रे फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। कहता है कि अशोक मित्र यहाँ पे जो राइटर हैं वो हमेशा भगवान से कामना क्यों करते रहते थे कि हमेशा क्राउड शूटिंग होते रहे। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। अशोक मित्रन वॉज रॉन्गली बिलीव्ड टू हैव नथिंग टू डू, सो द ऑफिस बॉय ऑफन केम टू हिज क्यूबिकल to give an outlet of his frustration and stress the fact that a great talent was being wasted। कहा जा रहा है कि ऑफिस बॉय जो है was wrongly believed, मतलब ऐसा माना जाता था कि अशोक मित्रन यानी कि जो ऑथर हैं यहाँ पे उनको कुछ काम नहीं है, इसलिए उनके पास जो है ऑफिस बॉय हमेशा आ जाया करते थे। ठीक है, उनके रूम पर, और उनका ऑफिस बॉय के अंदर जितना फ्रस्ट्रेशन था वो हमेशा जो है किसके पास निकालते थे? अशोक मित्रन के ही पास निकालते थे। वो हमेशा बोलते रहते थे कि मेरा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। द ऑथर वॉज बोर्ड, ये सुन करके जो है अशोक मित्रन जो है काफ़ी बोर हो गए। ठीक है, with the office boys never ending babble and prayed for crowd shooting all the time so that the boy remained busy and did not pester him। कहा जा रहा है कि the author was bored, वो काफ़ी बोर हो गए और उनके never ending babble मतलब हमेशा जो है बकबक कभी ख़त्म ही नहीं होती थी उनकी। ठीक है, इसलिए उन्होंने प्रेयर किया कि हे भगवान हमेशा क्राउड शूटिंग होते रहे, जिसके कारण ये जो बॉय है, ये ऑफिस बॉय, वो हमेशा बिजी रहे और मुझे पेस्टर यानी कि परेशान, मुझे तंग ना करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वट मेड द लॉयर लूज हिज जॉब। कहा जा रहा है किस कारण से लॉयर की जॉब चली गई। वट डज द राइटर फाइंड सो फनी अबाउट द सिचुएशन। और राइटर को ये जो स्थिति था इनका वो काफ़ी जो है हास्यपद क्यों लगा, बहुत फनी क्यों लगा, मजाकिया क्यों लगा। इसका आंसर है द लॉयर वॉज द लीगल एडवाइजर। लॉयर ही लीगल एडवाइजर था, आप लोग भी याद रखिएगा, हो ना हो जो है ये MCQ में पूछ दे। ठीक है, ऑफ एन असेंबली ऑफ राइटर्स ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज स्टोरी। कहा जा रहा है कि जेमिनी स्टूडियो स्टोरी राइटर जो था उसका क्या था, वो लीगल एडवाइजर था उसी डिपार्टमेंट का। वन डे द बॉस terminated the service of the poets and writers as he found their contribution to the studio negligible। एक दिन बॉस को ऐसा लगा कि जितने भी पोइट्स और राइटर्स हैं जेमिनी स्टूडियो में, इनका कोई काम यहाँ पे नहीं है, ये बेकार है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, with this closure of story department the lawyer too lost his job। और इसी चूँकि उसको क्लोज कर दिया गया स्टोरी डिपार्टमेंट को कम्प्लीटली, मतलब जो भी लोग स्टोरी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, पोएट और राइटर, वो सबको उन सारे को जो है अपना जॉब खोना पड़ा। उसी में से कौन थे? ये लॉयर भी थे, यानी कि लीगल एडवाइजर का भी जॉब था, इसलिए उनको भी जॉब अपना खोना पड़ा। द राइटर फाउंड दिस सिचुएशन फनी, ये इसलिए उनको मजाकिया लगा क्योंकि द लॉयर लॉस्ट ही जॉब एज द पोएट एंड राइटर वर टोल्ड टू गो। लॉयर को इसलिए अपना जॉब खोना पड़ गया क्योंकि सारे पोएट्स और लेखक को जाने के लिए बोल दिया गया। इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी प्रश्नोत्तर को कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा।